देखिए मोहित, एक तो ये इंसिडेंट जो हुआ है इसने सारी कौम को हिला दिया, क्योंकि सारे आइडेंटिफाई करते हैं इसमें कि हमारी बहन हो सकती थी, हमारी बेटी हो सकती थी, और बच्चों के सामने जो हुआ है तो ये इसने एक उस तरह का सदमा पहुंचा है जो जब कोई बच्ची का रेप हो, छोटी बच्चियों का ज़ैनब केस हुआ, फिर यानी इसने ये एक ऑलमोस्ट एक ऐसा हुआ इंसिडेंट जिसकी इतनी लोगों को तकलीफ़ हुई है कि सब ने कहा कि हमें अब कुछ ना कुछ करना है। लेकिन मैं इससे पहले आपको बताऊं कि जब मैं इस इक़्तिदार में आया 2 साल पहले, तो मैं क्राइम चार्ट आईजी पुलिस को, मैंने बाकी भी आईजीज़ को बनाया, और यहाँ इस्लामाबाद के आईजी, मैंने पूछा मुझे बताओ क्राइम किस चीज़ की है। मुझे इतना शौक हुआ, पता चला कि सेक्स क्राइम बढ़ती जा रही है, उसके अंदर इंक्रीज़ है। और इस क्राइम अगेंस्ट द वुमन, सिर्फ वुमेन नहीं, अच्छा, बच्चों के ऊपर पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि कसूर का केस, आपको पता है कसूर का जब केस हुआ, जब मैंने फिर एक बड़े अच्छे डीआईजी को मैंने बुलाया पंजाब से, उनकी जिम्मेदारी लगाई कि मुझे बताओ ये कसूर में क्या हुआ है। ये तो शुरू में कसूर के अंदर वाक़या, आपको पता है बच्चों से बड़े वाक़या थे, और उनकी फिल्में बनाई जा रही थी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी। फिर मुझे पता चला कि पाकिस्तान दुनिया में टॉप पे है चाइल्ड पोर्नोग्राफी के ऊपर। तो मैंने फिर उसको कहा कि मुझे चेक करो कि कसूर में क्या हो रहा है। आपको पता है जब उसने मुझे वापस आके रिपोर्ट दी, यानी मैं शॉक में चला गया। उसने कहा जो आप सोच रहे हैं उससे बहुत बड़ा ये इशू बन चुका है, ये फैल गया सोसाइटी में। उसके बाद हमने बैठ के प्लानिंग की, उलमा से कहा कि बात करो, उनसे टीचर से बात करो, वहाँ मुअज़्ज़िज़ीन से बात करो। पुलिस, सिर्फ पुलिसिंग का ये इशू नहीं है, वो फैल गया है इस वक्त, और ये और भी फैसलाबाद में भी, यानी शर्मनाक। कोई सोल्यूशन तो आपकी गवर्नमेंट को इसका निकालना है ना। मैं ये ना मोहित आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर हमने बैठे, मैंने, क्योंकि अब जो पुलिसिंग है ये अब प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन चुका है, मैंने फिर सारों को बुलाया, एक मीटिंग भी की, पता है कि चाइल्ड अब्यूज़ ये हमारे, ये जिस तरह पाकिस्तान में, इसके ऊपर फिर हमने पूरी टाइम भी स्पेंड किया, क्या वजूहात है। देखिए इसके 3 हल हैं। एक है पुलिसिंग। पुलिसिंग का मतलब कि एक अभी तक यहाँ रजिस्ट्रेशन ही नहीं है सेक्स ऑफेंडर्स की। एक पीडोफाइल जो कि बाहर कोई यूरोप में कोई जेल में रह के आया था, वो पाकिस्तान आया, किसी ने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया कि वो जेल से निकला हुआ है। पीडोफाइल जो बच्चों से ज़्यादती करते हैं, इनकी हिस्ट्री ये है कि जब ये जेल से निकलते हैं ये फिर वही काम करते हैं, इसलिए बाहर इनके ऊपर पूरे इनके रजिस्टर होती है, इनका पूरा इनको मॉनिटर किया जाता है, ट्रैक और ट्रेस करते हैं इनको। वो आया, उसने यहाँ फिर पता नहीं कितने बच्चों से वो ज्यादती की पकड़। तो फिर नंबर 1 पुलिसिंग के, इनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए सबकी। नंबर 2 लेजिस्लेशन चाहिए, इनको इबरतनाक सजाएं देनी चाहिए। मेरे ख्याल में तो इनको चौक पे लटकाना चाहिए। जब ये आपकी गवर्नमेंट की पोजीशन है कि पब्लिक हैंगिंग्स हो, इसकी तो पब्लिक हैंगिंग होनी चाहिए। देखें रेप की और ये जो बच्चों से करते हैं, क्योंकि ये याद रखें वो बच्चों की ज़िंदगी तबाह, उनके माँ बाप। अच्छा, और दूसरी चीज़ आपको ये नहीं पता कि कितने केस अंडर रिपोर्टिंग है इसकी, लोग शर्म से बताते ही नहीं है, माँ बाप डर जाते हैं, ख्वातीन डर जाती हैं, और कौन बताना चाहता है। तो एक तो इनको पब्लिक हैंगिंग होनी चाहिए। बदकिस्मती से जब हमने डिस्कशन की तो कहा कि ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसमें बताया उन्होंने कि यूरोपियन यूनियन ने हमें जीएसपी स्टेटस दिया हुआ है ट्रेड का, तो वो इफेक्ट हो जाएगा। मैं उसके बाद समझता हूँ इसकी कैस्ट्रेशन होनी चाहिए, केमिकल कैस्ट्रेशन। अब ये कई मुल्कों के अंदर मैं पढ़ रहा हूँ, तो उनको या सर्जरी करें कि वो आगे से कुछ कर ही ना सकें। जो रिपीट ऑफेंडर है, जो देखे ना, जिस तरह मर्डर होता है 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री, उसी तरह इसको भी ग्रेड करें, और जो 1st डिग्री हो उसको तो कैस्ट्रेशन करें, यानी उनको कभी भी, यानी उनको आप ऑपरेशन करके उनको नकारा करके रख दें। उससे जब तक इबरतनाक नहीं होगा ना, अभी तक, अब ये जो आदमी जिसने किया रेप, ये आबिद अली जो है, ये गैंग रेप में मुलव्वस था 2013 में। तो जब गैंग रेप कर चुका था
तो हमारे मुल्क में क्या इसका रजिस्टर नहीं था, इसके ऊपर कोई पनिश, जो गैंग रेप भी करता है। नहीं, लेकिन वहाँ पर भी प्रॉब्लम है कि गैंग रेप किया, डेकॉइटी की, माँ और बेटी को रेप किया, एक घर में घुस गया, उसके बाद बेल हो गई, मामला ख़त्म हो गया। तो आपका जो सिस्टम है पूरा, जो मैं ये कह रहा हूँ कि लेजिस्लेशन जो है इसके लिए फ्रेश कानून चाहिए। इस तरह के लोगों को इनको ऑपरेशन करना चाहिए, इनको हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहिए। और तीसरी चीज़ ये कि देखें, माशरा फाइट करता है कई चीज़ों को, सिर्फ पुलिस नहीं फाइट कर सकती। दुनिया की तारीख में आप एक चीज़ देख लें कि जब आप एक माशरे में फांसी बढ़ाते हैं, दो चीज़ें होती हैं, एक सेक्स क्राइम बढ़ जाती है, दूसरी आपका ख़ानदानी निज़ाम तबाह हो जाता है, फैमिली सिस्टम ब्रेक डाउन करता है। मैं जब इंग्लैंड में गया 50 साल पहले, तो हर 14 में एक तलाक होती थी, और वही टाइम था उनका सेक्स, ड्रग्स एंड रॉक एंड रोल की, उनकी ये सारी चेंज आता रहा। जैसे जैसे उनके माशरे में फांसी बढ़ती रही, एक्सेप्टेबल होती रही, आज तकरीबन 70% डिवोर्स केसेस हैं। इसके बहुत बड़ा इम्पैक्ट है माशरे पे जब आपकी फैमिली टूटती है। हमारे मुल्क की जो एडवांटेज है दुनिया से, हमारे मुल्क की ये एडवांटेज है कि हमारे पास फैमिली सिस्टम है। मगरब हर तरह हमारे से आ गया, तालीम में आ गए, इदारे उनके बेहतर हैं, रिसर्च में वो आगे हैं, इंसाफ का निज़ाम बेहतर है, लेकिन उनका फैमिली सिस्टम टूटता जा रहा है। हमारा फैमिली सिस्टम इंटैक्ट है, हम अपने इंसाफ का निज़ाम भी ठीक कर सकते हैं, इदारे भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा फैमिली सिस्टम टूट गया, उसको इकट्ठा नहीं कर सकते। इसलिए ये माशरे को, ये जो हम फांसी को, जो हिंदुस्तान बॉलीवुड से, हमने हिंदुस्तान में तबाही देखी, हिंदुस्तान की 40 साल पहले की फिल्में देखें, आज उनकी फिल्में देखें, उसका इम्पैक्ट देखें। दिल्ली के अंदर जो रेप है वो दुनिया में रेप का कैपिटल बन चुका है। सो मेरी कंक्लूजन ये है कि माशरे के अंदर हमें, मैंने जो प्रेसिडेंट अर्दोगान से ये जो तुर्की का ड्रामा अर्तुगरुल ये जो मैं लेके आया, उससे क्या कि क्यों मैं लेके आया था, मैंने शुरू में लोगों से बातें की, उन्होंने कहा जी अगर हम बॉलीवुड को कॉपी नहीं, लोग ही नहीं देखते, हमारे ड्रामे नहीं देखते। ये मैंने साबित करना था कि एक सारे इस्लामी वैल्यूज़ भी हो, तारीख़ भी हो, फैमिली इकट्ठे बैठ के दे सकती है ड्रामा, और पॉपुलर भी है, बहुत है। मैं बेसिकली अपने लोगों को कहना चाहता हूँ, हमारे में बड़ा टैलेंट है, हम अपनी कल्चर की अपनी याद रखें कि जब आप ये फांसी लेके आते हैं माशरे में, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सेक्स क्राइम पे पड़ता है और आपका फैमिली सिस्टम पे पड़ता है। बिल्कुल सही। अच्छा प्राइम मिनिस्टर, मॉरल जो क्राइम है, जो मॉरल डिक्लाइन है, उससे अगर हम फाइनेंशियल साइड पे आ जाएं, आज ही के दिन में नेशनल असेंबली में हुकूमत ने फैटफ लेजिस्लेशन पे दोबारा से बिल टेबल कर रहे हैं। आपने जॉइंट सेशन की भी बात की है, आपने ये भी कहा है इससे पहले टेलीविज़न इंटरव्यूज़ में, ब्रीफिंग्स में आपने कहा है कि ऑपोजिशन आपको फैटफ लेजिस्लेशन पे नैब के हवाले से ब्लैकमेल कर रही है। ऑपोजिशन क्या चाहती? ऑपोजिशन तो पहले दिन से एक ही चीज़ चाहती है कि किसी ना किसी तरह हम प्रेशर में आके इनके करप्शन केसेस से इनको निकाल दें, बस ये चाहती है। जब उन्होंने सेनेट में आपका बिल पास नहीं होने दिया, अब आपको कैसे उम्मीद है कि आप पास करवा लेंगे? देखें, पहले तो ये वाज़े फिर से हो जाए ना कि इन्होंने हर वक्त, इन्होंने बजाय कौम का सोचने के लिए, इन्होंने हर जगह ब्लैकमेल किया है। और इन्होंने जब मौलाना फजल रहमान ये अपना कंटेनर ले आए थे, ये सब उसके ऊपर सवार हो गए थे। किसी को ये नहीं पता था कि इस्लाम बचा रहे हैं या महंगाई है या जो भी है, सब एक ही पॉइंट था कि किस तरह या गवर्नमेंट चली जाए या इमरान खान चला जाए। उनका मकसद ये है कि इतना प्रेशर डालो गवर्नमेंट पे, जिस तरह मुशर्रफ पे डाला था, जिस तरह उसने 2 NRO दिए थे जिन्होंने इस मुल्क की तबाही की है, उन 2 NRO से 4 गुना ज़्यादा कर्जा बढ़ा है। और जो मुल्क के ऊपर जो जिस तरह लूट मार हुई है उन 10 सालों में, वो इसलिए हुई कि जब एहतसाब आप ख़त्म कर देते हैं तो मुल्क तो गया। इसलिए मैंने तो किसी सूरत इस पे एग्री नहीं करना, ना मैंने कभी मानना है ये NRO के ऊपर। अब ये इन्होंने पहले कोविड के ऊपर भी इन्होंने पूरी कोशिश की, वो शहबाज शरीफ भागा आया, वो मुंह पे लगा के कंप्यूटर सामने, नहीं तो उसके ऊपर जो केसेस हैं वो तो बच ही नहीं ना सकता, बाकी तो शायद निकल जाए। उसका तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि किस तरह इसने पैसा चोरी किया। तो वो भागा आया, उसने नहीं आना था वापस, क्योंकि जिस तरह नवाज शरीफ ने नहीं आना वापस और कोशिश करेगा ना आने की। तो जब हम वहाँ से, आपको उम्मीद है कि वापस नहीं आएंगे वो, तो फिर आपकी हुकूमत इतनी कोशिश भी कर रही है उनको लाने के लिए? हम कोशिश तो पूरी करेंगे, हम तो हर उसके ऊपर जाएंगे, लेकिन हमारे तो हाथ बंधे हुए थे। जब हमें वो गए हैं यहाँ से, आपको पता है क्या सिचुएशन बन गया कि जी वो गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी अगर उससे कुछ हो गया, और फिर वो सारे डॉक्टर्स कह रहे हैं जी कि वो पता नहीं आज बचता है कल जाता है, यानी तो खैर वो हो गया। तो बेसिकली कोविड के ऊपर उन्होंने सोचा कि विन विन था ना, अगर
लॉकडाउन करते हैं तो इकॉनमी बैठ जाती है, तब इमरान खान जिम्मेदार है। अगर लॉकडाउन नहीं करते, कोरोना से मरने शुरू हो जाते, फिर मैं जिम्मेदार हूँ। तो ये तो सारे बड़े 2 महीने तो उन्होंने बड़ी खुशियाँ बनाई। जब इनको मुसीबत पड़ गई, अब दुनिया कह रही है कि सबसे बेहतर पाकिस्तान ने खेला है, अब इनको ये मिल गया फैटफ का। ठीक, फैटफ में इनको सारे पाकिस्तानियों को पता होना चाहिए कि अगर हम फैटफ में ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं तो वही पाकिस्तान का हाल होगा। अगर हम डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, हमारे पर सैंक्शंस लग जाएंगी, हमारा सारा प्रेशर पड़ेगा रुपए के ऊपर, और रुपया जब गिरेगा तो इकॉनमी बैठ जाएगी, और इकॉनमी बड़ी गरीब। तो इन्होंने ये सोचा हुआ है कि इसका ब्लैकमेल करें, क्योंकि ये फैटफ के ऊपर तो ये मान ही जाएगा। किसी सूरत में नहीं मानने लगा, हमें ये जो मर्जी कर लें। जिस दिन हमने इनको मान गए, जिन्होंने, और क्या कहते जी हम NRO नहीं मांग रहे। आप वो जो इनका डॉक्यूमेंट इन्होंने दिए हैं वो अगर पढ़ लें, 38 जो नैब की शिकें हैं उसमें से 34 कहते हैं उनको चेंज कर दो। इनके 10 साल में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा इनको, क्योंकि उन्होंने अपना नैब का हेड रख के वो इनकी केसेस बंद कर रहा था। अब इनको मुश्किल पड़ गई है कि इनके जो केसेस हैं वो हम तो नहीं बंद करने लगे, इसलिए ये ब्लैकमेल की टैक्टिक्स हैं। मैं ये देखूंगा, देखें कौम के सामने होगा कि क्या ये कौम के साथ खड़े होते हैं या अपने लीडर्स की चोरी बचाने के लिए उनके साथ खड़े होते हैं। प्राइम मिनिस्टर, मुझे एक ब्रेक लेनी दीजिए। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के साथ। एक ब्रेक के बाद डिस्कशन को इसी पॉइंट से कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक। मैं मौजूद हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के साथ और डिस्कशन को इसी पॉइंट से कंटिन्यू करते हैं। यह एक बड़ी दिलचस्प किस्म की कैच सिचुएशन है कि आप बारहा ये कहते हैं कि मैं NRO नहीं दूंगा, मेरी हुकूमत चली जाए, मैं एहतसाब पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, और करप्शन पाकिस्तान के लिए तबाहकुन है। दूसरी तरफ ये है कि आप ये भी कहते हैं, आप कहते हैं मैं NRO नहीं दूंगा, लेकिन आप और आपके सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स ये कहते हैं कि नैब इंडिपेंडेंट है, नैब की टीम को, चेयरमैन नैब को हमने नहीं लगाया, ये केसेस पुराने हैं। तीसरी चीज़ है कि आप दें NRO या ना दें, ये छोटी छोटी रोज़ ही इनको NROs मिल रही हैं, कहीं बेल हो रही है, केसेस ख़त्म हो रहे हैं, नैब अरेस्ट कर लेता है। नैब को किसी मुझे बड़े सीनियर सिविल सर्वेंट ने कहा कि नैब पाकिस्तान का सबसे बड़ा लॉन्ड्री है, लॉन्ड्रोमैट है। वहाँ कुछ हफ्ते महीने लोग बंद रहते हैं, रेफरेंसेस फाइल नहीं होते या कमज़ोर रहते हैं, लोग वहाँ से निकल आते हैं, फिर वो टीवी पे आके कहते हैं कि धेले की करप्शन जो है वो साबित नहीं हुई। तो आप तो कह रहे हैं कि मैं नहीं दूंगा NRO, एहतसाब नहीं पीछे, और वो सब सुरखरू होके साफ होके बाहर आ रहे हैं। ये सिचुएशन पे आपका क्या कमेंट? देखिए मोहित, ऐसा है कि सारे इनके केसेस पुराने हैं और ये केसेस इन्हीं के दौर के बने हुए थे। इन दोनों के आपस में इन्होंने इनके दौर में केसेस बनाए हुए थे, वो आगे नहीं बढ़ने देते थे क्योंकि नैब इनके कंट्रोल में थी। वो बैलेंस ऑफ टेरर था ना, तुमने हमारे केस, क्योंकि इन्होंने पहले जो 9 साल इनकी जो थी ना गवर्नमेंट्स, जो 99 तक 89 से वो जो 11 साल थी, उस टाइम पे इन्होंने, वो कहते थे तुम करप्ट हो, वो कहते थे तुम करप्ट हो। जरदारी को तो नवाज शरीफ ने जेल में डाला था। हुदैबा पेपर मिल का केस तो ये पीपल्स पार्टी ने बनाया था इनके अगेंस्ट, केसेस तो इन्होंने बनाए हुए थे। इन्होंने जब दूसरी बारी बाहर रह के आए तो इन्होंने आपस में इकट्ठे हो गए। इन्होंने कहा कि देखो, क्यों हम एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, पैसे तो हम दोनों ने बनाने हैं, अपना नैब का हेड सेलेक्ट कर लो, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर वो कर दो। और इन्होंने जिस तरह दोनों हाथों से 10 साल में पाकिस्तान को लूटा है, यानी आज अगर हम जितना भी टैक्स इकट्ठा किया है आधा चला जाता है इनके लिए हुए कर्जों की किस्तों पे। और ये 4 गुना ज़्यादा कर्जा बनाए, क्या पाकिस्तान में हुआ है?